नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज 7वां भाग रेती माफिया का लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं। पिछले 6 भागों में मैंने क्रमशः आरटीओ से लेकर तो तहसीलदार तक किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है और किस प्रकार जो गाड़ी का राजस्व सरकार को मिलना चाहिए, सरकार के खजाना में जाना चाहिए, वह वहाँ न जाकर ये अधिकारी जो रहते हैं इनकी मिली भगत से उनके जेब तक पहुँचता है। निश्चित रूप से यदि ट्रक का रेती में ओवरलोड है, बिना रॉयल्टी की रेती आ रही है, तो उस पर जो भी कार्रवाई करनी हो वो होनी चाहिए। ये नहीं होती, इसलिए ये कार्य लगातार चलते रहता और ट्रक मालिकों की भी हिम्मत हो जाती, क्योंकि उनको सपोर्ट, उनको सहारा जो होता है वो इन अधिकारियों का था। इन्हीं अधिकारियों के वजह से यह रेती माफिया का कारोबार बहुत फल फूल रहा है और इसमें आम जनता को तो चोट पहुंच ही रही है, साथ में सरकार को भी चोट पड़ रही है। आम जनता को चोट इसलिए पहुंच रही है कि जो रेती इन्होंने 30 रुपये 40 रुपये फुट में मिलनी चाहिए, उसका 50 रुपये 60 रुपये तक यानी डेढ़ा भाव उनको देना पड़ता है। और साथ में जो सरकारी राजस्व में चोट बैठती है, सरकारी राजस्व को मात्र 20 से 25% ही आता, 75% का नुकसान सरकार के राजस्व का होता है। अब सरकार अपने इस राजस्व को बचाने के लिए अपने अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिसमें तहसीलदार, रेवेन्यू विभाग है और इन सब पर नज़र रखने के लिए कहीं क्राइम ना घटे पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग भी ऐसे समय पे यदि कहीं ओवरलोड गाड़ी दिखती है, बिना ब्रास की दिखती है, तो हाथ दे के रोकते हैं, पूछताछ करते हैं। ना होने पर उस गाड़ी को जब्त कर पुलिस थाने में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे 9 तारीख को ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कह दिया पुलिस ने कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर था, लेकिन उसके बाद में फिर जितनी हमारे ये दखल लेने के बाद में जितनी गाड़ियाँ रोकी गई, सब की चालान बनी है, सब पुलिस स्टेशन में जमा। आज भी 15 दिन 20 दिन से पुलिस स्टेशन में गाड़ी जमा है, वह अभी तक छूटी नहीं है। बात मेरी 20 तारीख तक जो मुझे अहवाल प्राप्त हुआ था तहसीलदार से, वह आधा अधूरा मुझे अहवाल दिया गया है, जितना जो मैंने मांगा था, क्योंकि उनको पता है कि हमने कहीं ना कहीं इसमें गलत किया है, तो वो छुपाने की बात। पहले मुझे 3 कागज़ दे दिए खिलौने के जैसे कि ये लो आपका अहवाल हो गया। फिर मैंने चेक किया कि वह अहवाल जो होना चाहिए था वह नहीं है। पुनः वापस मैंने निवेदन दिया वहाँ पर कि मुझे अहवाल नहीं मिला। 20 तारीख को अहवाल दिया, फिर 20 तारीख को ही शाम को उन्होंने, यानी फिर तहसीलदार की साइन नहीं है ये नहीं करके दिन भर चलते रहा, पूरा घटनाक्रम 20 तारीख को भी चलते रहा और शाम को उन्होंने मुझे अहवाल दे दिया। अब वो जो अहवाल दिया वो आधा अधूरा अहवाल था। उन्होंने मुझे 10 पेज का अहवाल, जैसे मैंने आपको कल बताया कि 10 पेज का अहवाल दिया था, उस 10 पेज के अहवाल में बहुत सारी जानकारी अधूरी थी। वह मैंने वापस उनको 20 तारीख को ही तुरंत उसी समय मैंने देखा और उनको लिख कर दिया। ये सारी जानकारी है ये इसमें कि मैंने 20 तारीख को लेटर लिखा, माननीय अमरावती तहसीलदार साहब, आपके कार्यालय द्वारा हमारे निवेदन पर दिया गया अहवाल अधूरा और भ्रमित करने वाला। यह अहवाल भ्रमित भी करता है, यानी नहीं यदि रेती की जानकारी रहे, नहीं पूरी जानकारी रहे, तो यह अहवाल पूरा है ऐसा माना जाता। लेकिन मैंने इसमें कई लोगों से, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, अमरावती के रेती के व्यापारी है, माइन वाले हैं, खनिकर्म वाले, इन सब लोगों से पूरी जानकारी हासिल की कि आखिर यह गोरख धंधा क्या है। तो ये जानकारी मिलते मुझे जो उन्होंने अहवाल प्राप्त किया वो 10 पेज का, जिसमें 3 पेज एक ही कांटे की पावती के थे। मैंने पिछली बार आपको बताया एक ही कांटे की पावती के 3 ये थे। उसमें उन्होंने एक ट्रक के मुझे उसकी पुलिस की सूचना दी, जो मैंने आपको बताया पुलिस ने जो उनको सूचना दी थी लिखित रूप में, जो क्राइम विभाग के ये वाले थे उन्होंने लिखित रूप में उनको वहाँ सूचना दी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर गाड़ी है, आप इसे आकर चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया और छोड़ दिया। उन्होंने जो मुझे कागजात दिए, पुलिस की सूचना, जब्तीनामा सिर्फ एक ट्रक का, सुपुर्दनामा एक ट्रक का, बयान एक ट्रक का, पंचनामा एक ट्रक का, ईटीपी यानी ये जो तहसीलदार जिसको रॉयल्टी समझते हैं, पता नहीं वो समझते हैं या भ्रमित करते हैं या हमको भ्रमित करने के लिए कहा, टीपी यानी एक महाराष्ट्र में आने के लिए एक पास दी जाती है, ई पास दी जाती है, वो उसको टीपी, उसकी एक कॉपी दी, जो मैंने जिसके आधार पर बताया कि ये गाड़ी सुबह 7 बजे पकड़ी गई और 7:47 पर यह जो
रॉयल्टी कथित जो तहसीलदार बताते कि ये रॉयल्टी की पावती है। अब तहसीलदार को समझता नहीं समझता ये मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन ये रॉयल्टी की पावती करके वो ट्रीट करते, क्योंकि उन्होंने ये दिया कि यह मुझे रॉयल्टी की पावती है, लिख कर दिया, यानी वो अधिकृत रूप से रॉयल्टी की पावती थी तहसीलदार के लिए। अब ये रॉयल्टी की पावती नहीं है, ये भी उन्होंने दी। अब किस प्रकार, यानी कोई पूछता है तो उसको बेवकूफ़ बनाना, भ्रमित करना। तो जो पावती थी वो रॉयल्टी की पावती नहीं थी, सिर्फ अमरावती में एंट्री लेते हैं उस समय यहाँ पे जीरो रॉयल्टी करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि बाहर से जो भी इंपोर्ट होके ऐसा खनिकर्म आता है उसको एक जीरो रॉयल्टी, यानी जितना रॉयल्टी हमारे तो उसका 10% कुछ उनको भरना पड़ता है, वह भर के वो पावती फाड़ ले दिए। कहाँ से कि जहाँ से उन्होंने महाराष्ट्र में एंट्री की, जहाँ आरटीओ भी बैठा है, जैसे बताया कि आरटीओ वाले छोड़ देते थे, और रास्ते में यानी पूरा रास्ता चल के आया, उनके पास में कहीं पे भी ये टीपी नहीं थी, एक अवैध तो वो भी था। ये भी उन्होंने तहसीलदार ने समझना चाहिए था कि 7:47 पर उनको बताया, मैंने लिख के बताया कि ये 7:47 पर ये है, और 7 बजे यहाँ पर गाड़ी 7:15 यहाँ पे कांटे का वजन हुआ। तो कांटे का वजन पहले कैसे हो सकता पावती के, उनके समझ में आया। उसके बाद में भी उन्होंने कुछ कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे। क्या आदेश दिए थे और उस पर क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा समय रहते। अभी इसमें जो पत्र दिया मैंने आपको बताया, काटा पावती दी है मुझे, काटा पावती 3 दी है, यानी 10 पेज में से 3 काटा पावती की है। मेरे पास में सारा रिकॉर्डर लिख के दिया उनको मैंने, सारा एक ही काटा पावती 3 बार देने की क्या जरूरत, ताकि भ्रमित हो जाए कि 2 कांटे की पावती है। जैसे हम लोग काटा पावती देख लेंगे, गाड़ी का नंबर नहीं देखेंगे, वजन नहीं देखेंगे, ऐसा उनको लगा हुआ। शायद ऐसा इससे पहले भी ऐसा अक्सर होता होगा। और गाडी सोडण्याचे पत्र 2 डंपरसाठी, जो यानी गाड़ी का रिलीज ऑर्डर था वो दोनों गाड़ी का दिया, और बाकी कागजात सारे एक गाड़ी के दिए। तो ये, और उसके बाद में उपरोक्त अहवाल आज प्राप्त हुआ जिसमें निम्न कागजात अपेक्षित, यानी मुझे और कागजात क्या चाहिए थे, मैंने ये भी उनको लिखे। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने उनसे नहीं बतानी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए, उन्होंने सारा खुद मन से सारा, जब मैंने लिखित रूप में मांग लिया है तो दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्या नहीं दिया और क्यों नहीं दिया, ये तो आपको बताया कि वो शायद हो सकता है दूसरे ट्रक वालों को उनको सेव करना होगा। एक बात बताना कि जिस दिन मैं लेने गया वहाँ पर कुछ ट्रक वाले आए थे, उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि वरुण में कोई खास बागे वहाँ पर पत्रकार है, उन पर अभी हमारे रीति का ऐसा किया था तो 307 दाखिल हो गई है हम लोगों के ऊपर। ये उन्होंने मुझे बताया, मुझे धमकी दी या सूचना दी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि यदि कोई पत्रकार ऐसा करता है तो हम 307 भी उसके ऊपर कर दिया। ऐसा उन्होंने, मैं नहीं मानता धमकियों की, हो सकता मुझे सूचना देने के लिए उन्होंने किया हो, और इसका मैंने कहीं बहुत ज़्यादा इसमें उल्लेख नहीं, क्योंकि बात वह आई गई हो गई थी। तो काटा पावती की जैसे बताया 3 है, और मैंने नीचे और निवेदन लिखा कि उपरोक्त अहवाल आज प्राप्त हुआ जिसमें निम्न कागजात अपेक्षित है। निम्न कागजात कौन से, उसमें भी मैंने बहुत सॉफ्ट भाषा में लिखा, क्योंकि तहसीलदार महोदय है, तालुका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने मुझे 3-4 बार ये चीज़ें बता दी है। कागज अब भूल से रह गए या जानबूझकर नहीं दिए गए, इसकी जाँच होना जरूरी है। मैंने उनके कर्मचारी को बोल रहा हूँ जो दिया है, और तहसीलदार को निवेदन दिया। एक ही गाड़ी के कागजात है, दूसरी गाड़ी के कागजात का केवल 2 जगह उल्लेख है, क्योंकि सारे 2 जगह है ना, एक तो जो सूचना उन्होंने दी थी पुलिस वालों ने तहसीलदार को, दूसरा जो आखिरी में सुपुर्दनामा करके जो गाड़ी रिलीज़ कर दी, रिलीज ऑर्डर जिसको बोलते हैं। क्योंकि सारे कागजात जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में हमें जांच करके सही सिक्के के साथ मिले और प्राप्त हुए। अधिकारी से ऐसी गलती अपेक्षित नहीं है, क्योंकि कम से कम नायब तहसीलदार की उस पर सही है, जिन्होंने जो मैंने मांगा और वो दिया या नहीं दिया ये देखना पूरी उनकी जिम्मेदारी है, जब सही करते हैं। इसके अलावा रॉयल्टी पेपर के जांच का अहवाल, रॉयल्टी पेपर के जांच का अहवाल, जो रॉयल्टी का पेपर मुझे दिया था उन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि टीपी है, वो टीपी है, टेम्पररी पास रहती है महाराष्ट्र में आने की। इसके अलावा रॉयल्टी पेपर जांच का अहवाल और डंपर में मौजूद रेती के मोज माप का विवरण, जिसके आधार पर मंडल अधिकारी ने 7.43 ब्रास एक ट्रक में, दूसरे ट्रक में 8.32 ब्रास का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या होता है कि जितनी रेती उसमें होती है उस ट्रक में, तो उसकी जो डंपर भरा रहता है पीछे का, जो उसका कंटेनर भरने का, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों का गुणाकार करके उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। तो ये मीटर में निकालते हैं, मीटर में, और कुछ लोग फुट में निकालते हैं। और रेती, इन सब का कैलकुलेशन ये ब्रास में करते हैं। ये सारा कैलकुलेशन मैं आते समय बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से ये कैलकुलेशन होता है और किस प्रकार से इन्होंने
गलत जानकारी मुझे दी है, क्योंकि मेरे पास भी उस ट्रक का माप है। उस ट्रक में जहाँ से ये मेजरमेंट हो रहा था, तो खाली होने तक के सारे वीडियो फुटेज मेरे पास में है। मैंने उनको बताया कि सारी चीज़ें हैं, कितना उसका मेजरमेंट होना चाहिए इसकी भी जानकारी, क्योंकि साथ में वजन वजन और ब्रास ये दोनों मैच होने चाहिए। एक कैलकुलेशन सबका होता है, वो कैलकुलेशन भी मैं आते समय आपको पूरा पूरा बताऊंगा। अधूरे कागजात व मांगी गई जानकारी एवं जांच हेतु सादर, यानी भाई जो अधूरे मुझे कागजात दिए उसकी जांच होनी चाहिए थी कि क्यों अधूरे दिए, आधे अधूरे क्यों दिए। अब तहसीलदार खुद ही उसमें शामिल है, तो उसे ही उन्हें भी पता है कि मैंने आधे अधूरे कागजात दिए, तो अब खुद की जांच तो कैसे कोई कर ले। इसलिए उपरोक्त दी गई जानकारी है मिले हुए कागजात के अनुसार, यानी मैंने मेरा भी नीचे जो एक सत्यापन देना पड़ता है कि मैंने जो ऊपर जानकारी दी वो मेरे मिले कागजात के अनुसार सही है, तो वो सत्यापन की जानकारी, उपरोक्त दी गई जानकारी मिले हुए कागजात के अनुसार सत्य है। संलग्न अहवाल की प्रतिलिपि, जितने अहवाल दिया उसकी एक प्रतिलिपि मैंने उनके साथ में दे दी थी। मैंने मेरी जो जानकारी और चाहिए थी ये सारी दे दी। फिर भी 2 दिन बाद भी उनके पास से मुझे नहीं आया, तो मैंने और पुनः वापस उन्हें पत्र दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अगला अहवाल, क्योंकि उस समय भी कोई मंडल अधिकारी नहीं है, तहसीलदार की साइन नहीं है, पहली बार में पूरे उन्होंने देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पढ़ने में गलती है। हमको लगा कि एक ही है। जब मैंने ये कहा कि उस दिन जो घटनाक्रम हुई है उसका साथ में रेफरेंस दिया था कि उसके संबंधित सारे कागजात चाहिए, तो फिर मेरा एक गाड़ी का कागजात मांगने का प्रश्न नहीं आता। फिर 22 तारीख को उसमें मैंने एक और पत्र तहसीलदार को दिया यहाँ पे, जो मुझे दूसरा उनका अहवाल मिल गया था, जिसमें उन्होंने जो बाकी जानकारी दूसरे ट्रक की जानकारी दे दी थी, लेकिन उसमें भी फिर वापस आधा अधूरा अहवाल दिया। यानी कितने सारे पत्र मैंने दिया और अहवाल देने में कितनी प्रकार की आनाकानी, कितने प्रकार का झूठ, कितने प्रकार का भ्रमित करने वाला अहवाल, ताकि हम किसी न किसी तरह से शांत हो जाए और बैठ जाए। उन्हें लगा नहीं कि शायद हम इतनी गहराई तक चले जाएंगे। हमने 22 तारीख को पुनः एक और पत्र उनके पास में दिया, जो अहवाल मुझे अभी प्राप्त हुआ था 22 तारीख को, उसके बारे में। माननीय अमरावती तहसीलदार साहब, अमरावती, आपके कार्यालय द्वारा हमारे निवेदन पर 2 बार में दिया गया अहवाल अभी भी अधूरा और भ्रमित करने वाला है। ये मैं तहसीलदार को लिख रहा हूँ, अमरावती के तहसीलदार, जो इस पूरी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है, और यदि ये नहीं रहते तो शायद एक बहुत बड़ा कार्य इसमें रुक सकता था और आगे रेती वाले किसी भी प्रकार की इस प्रकार अवैध काम करने की हिम्मत नहीं करते। ये सारी हिम्मत और सारी जो ताकत है, उसका मुख्य रूप से उनके पीछे जो ताकत देने वाले व्यक्ति होते हैं वो तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार यदि सोच ले कि कोई अमरावती में रेती का, गौन खनिज का, गिट्टी का, इसका कोई अवैध रूप से नहीं आएगा, तो कोई भी अमरावती का किसी भी व्यापारी में, किसी भी माफिया में इस प्रकार की हिम्मत नहीं है कि वो इन तहसीलदार साहब के आदेश का उल्लंघन कर सके। लेकिन जब तहसीलदार ही इसमें शामिल है, तो अब फिर तो कोई यही नहीं है। तो मैंने इसमें जो आधा अधूरा अहवाल मुझे फिर मिला था, मैं बताऊंगा कि क्या मुझे चाहिए था और नहीं मिला। जांच हेतु निवेदन, इसके अलावा रॉयल्टी पेपर जांच का अहवाल, जो रॉयल्टी पेपर उन्होंने मुझे दिया था वो सत्य है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो निकाला, लेकिन उनसे मुझे चाहिए था कि इसका सत्यापन क्या है करके। डंपर में मौजूद रेती का मौज माप, जिसका विवरण मैंने बताया कि मौज माप कैसे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिलकर उसका जो स्क्वायर मीटर में जो वॉल्यूम निकाला जाता, उसका मुझे अहवाल चाहिए था कि आखिर तुमने जो 7.32 रेती का वॉल्यूम निकाला वो किसके आधार पर निकाला। वॉल्यूम का और वजन का आपसी सत्यता की मोहन। साथ में मैंने एक और उनको संकेत दिए कि जो वजन गाड़ी में कांटे पे भरा और जो वॉल्यूम निकला, उसका तालमेल बैठाने के लिए क्या नियमावली है, क्या उसका कैलकुलेशन है, क्या उसके सूत्र है, क्या फार्मूले है, और जो वजन था और जो रॉयल्टी आपने भेजी क्या वो सही है। ये सारा यदि ये देने के बाद में भी तहसीलदार यदि चेक नहीं करता है कि वो अपराध है, ये चीज़ गलत तरीके से हुआ, अवैध रूप से आया, ये भी उनको यदि समझ में नहीं आता या जानबूझ के वो चीज़ टालना चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता, ये बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि तहसीलदार के पद पर पहुँचते पहुँचते बहुत सारे अनुभव लगते हैं। रेती का सारा वॉल्यूम यानी देख के, यानी कई तहसीलदार तो हमने देखे कि देख के वो यानी कैलकुलेशन, आंखों से कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इसमें इतने ब्रास रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10-20 फुट का फ़र्क आता होगा उनके कैलकुलेशन में। आंखों का कैलकुलेशन बता रहा, मैं मौज माप का नहीं है।
कांटे का वजन नहीं है। इतने भी एक्सपर्ट यहाँ पे हमने तहसीलदार देखे हैं जो मोजमाप करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ लिखित में देने के बावजूद भी तहसीलदार गलत पे गलत जानकारी दिए जा रहे थे। 7.43 बास और 8.32 ये किस हिसाब से निकाला, इसमें हमने मांगा, और इस अहवाल में इसकी कोई भी किसी भी प्रकार से इसमें जानकारी नहीं थी। ये एक और पत्र मैंने इसके बाद में दिया, और उसके बाद में उन्होंने फिर वापस कुछ समय मेरा लेकर बाद में जो उसका मौज माप दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने 7.43 और 8.32 का वॉल्यूम निकाला है। अब वो मौज माप और जो कंपनी से ट्रक आते हैं, हमने कंपनी से भी हम इंफॉर्मेशन ली कि इसमें कितना, यदि सीधा सीधा बैठे कितना ओवरलोड किए तो कितना, ये सारी जानकारी हमने ली है। दूसरे सिमिलर ट्रक की मौज माप की है, उसमें कितना ये रहता है, और वजन के हिसाब से भी हमने कैलकुलेशन किया कि इतने वजन में कितने ब्रास रेती बैठनी चाहिए। ये सारा कैलकुलेशन किया और ये सारी बातें हमने तहसीलदार को बताई है। तो उन्होंने इसके बाद में तो जो जवाब दिया, मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार तहसीलदार ने अपनी सारी गलतियों को छुपाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके हमें क्या कहा, ये आने वाले भाग में। आज में कि किस प्रकार से वॉल्यूम मिला, हाँ, ये कि ये जो वॉल्यूम था ये भी मैं आने वाले एपिसोड में बताऊंगा कि कितना वॉल्यूम दिया और उसमें कितनी रेती होनी चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये जो रेती का हमारा एक एपिसोड चले, इसके साथ में हमें शहर से कई जगह और भी बाकी जगह से भी, भातकुली से, धारणी से, इसके अलावा वरुड़ से, इधर मोर्शी से, धामनगांव से, कई जगह से ऐसे कॉल्स आ रहे कि यहाँ पर भी ऐसा कारोबार चल रहा है। अब ये हर तहसील में चलता है, हर चीज़ में एक जगह की कार्रवाई देख के बाकी जगह, और ये सारा का सारा जो होता है जिलाधिकारी के अंतर्गत होता है। यदि वह चाहे तो जिले में कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कोई ऐसी कड़क एक्शन नहीं है कि कुछ रुकता नहीं। आज भी रेती की गाड़ी पकड़ी जाती है, आज भी चालान बनता है, क्योंकि अवैध रूप से आ रही है। अवैध रूप क्यों नहीं रुकता है ये तो आप समय बताएगा। और ये चालान की इन्हें सूचना कैसे मिलती है, कैसे चालान होता है, कैसे पुलिस समय पर पहुंचती है, कैसे तहसीलदार समय पर पहुंचता है, और कौन सी गाड़ी छोड़ना है, कौन सी गाड़ी नहीं छोड़ना है, कौन सी गाड़ी को रोकना है, ये सारा सर्व पूर्व नियोजित होता है। कोई गाड़ी अचानक से कोई भी किसी का चालान नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ तो रोज़ आते रहती है। सुबह यदि 7 बजे से वहाँ पर यदि बैठते हैं, टोल नाके पे बैठते हैं, टोल नाके से भी इन्होंने एंट्री ली तो बहुत सारे चालान यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग आता है, खनिकर्म विभाग, जहाँ से सारी चीज़ें ये कंट्रोल होती है कि कितने ब्रास रेती शहर में आ रही है, कितने ब्रास नहीं आ रही है। ये उन चीज़ों का कंट्रोल होता है जो उसमें एंट्री करता है, जो एंट्री नहीं करता उसका इनके पास में कोई नियोजन नहीं है। खनिकर्म विभाग भी इसमें किस प्रकार शामिल है, ये कुछ आने वाले, अभी तहसीलदार के 2 से 3 भाग और बनेंगे कि किस प्रकार पूरा भ्रष्टाचार में ये सम्मिलित है। यह आपको एपिसोड और हमारा चैनल के ये सूचनाएं आपको कैसी लगती है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपके पास में भी इस प्रकार की कोई भी सूचना है और आप सरकार की मदद करना चाहते हैं, आप सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप निश्चित, हाँ, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। सही रूप में यदि कहीं आपको भ्रष्टाचार दिखता है, उसे यदि दूर करना है, तो आप ज़रूर हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे सरकार की मदद करने की, प्रशासन की मदद करने की, लेकिन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारा ये मोर्चा चालू रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज 7वां भाग